नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस आर्टिकल में देखो अच्छी बातें बोली गई हैं, मतलब इस कैंपेन को एनालाइज नहीं किया गया है। मेनली कैंपेन है क्या, किन पिलर्स पर टिका है, क्या इसके फायदे होंगे, ये सारी बातें डिस्कस की गई हैं। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेस्ट क्या है? कंटेस्ट ये है, यूएस बेस्ड रॉकफेलर फाउंडेशन ने अवार्ड दिया FSSAI को, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, ईट राइट इनिशिएटिव के बारे में। यह इंडियन प्रोग्राम है। देखो इंडिया की बात करें, 2050 तक हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी 164 करोड़, 1.64 बिलियन। हमारे देश में हाई बर्डन है फूड बोर्न डिजीज का, मालन्यूट्रिशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा है और माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी लोगों में काफ़ी देखने को मिलती है, चाहे वो गरीब हों या फिर अमीर हों, क्योंकि जानकारी नहीं है। इवन जिनके पास पैसा है उनको भी जानकारी नहीं है किस प्रकार का खाना कंज्यूम करना चाहिए। तो इसीलिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है FSSAI के द्वारा, ईट राइट इंडिया। अगर इसे हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर देते हैं, 2050 आते आते हमारे देश में नरिशिंग, रिजिलियंट, सस्टेनेबल, इक्विटेबल फूड सिस्टम डेवलप होगा। ये जो प्रोग्राम है हेल्थियर डाइट को प्रमोट करता है सिस्टम बेस्ड अप्रोच की सहायता से। वो सिस्टम बेस्ड अप्रोच है क्या? फूड वेस्ट को रिड्यूस करना, हाइजीन एंड सैनिटेशन को इम्प्रूव करना, इसके अलावा हेल्दी फूड्स की अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करना। बहुत सारी चीज़ें हैं इस इनिशिएटिव में। ये जो इनिशिएटिव है ये देखो 3 पिलर्स पे टिका हुआ है। पहला पिलर है सेफ फूड, दूसरा पिलर है हेल्दी डाइट और तीसरा पिलर है सस्टेनेबल डाइट। और इन 3 पिलर्स में काफ़ी सारे एक्शंस हैं। जैसे सेफ फूड जो पिलर है इसमें एक्शन है पर्सनल एंड ओवरऑल हाइजीनिक एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस थ्रू द सप्लाई चेन। उसके बाद कॉम्बैटिंग एडल्ट्रेशन, मतलब मिलावट से लड़ना। आज के समय में मार्केट में बहुत मिलावट होती है, खास करके खाने की चीज़ों में, तो इससे लड़ना। रिड्यूसिंग टॉक्सिन्स एंड कॉन्टामिनेंट्स। और सबसे लास्ट में कंट्रोलिंग फूड हैजार्ड्स इन प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये सारे एक्शंस हैं सेफ फूड पिलर में। अब दूसरा पिलर है हेल्दी डाइट। इसमें भी कई सारे पिलर्स हैं, जैसे डाइटरी डाइवर्सिटी या फिर बैलेंस डाइट को प्रमोट करना, ईटिंग लेस, कम खाना और टाइमली खाना, एलिमिनेटिंग टॉक्सिक इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स, उसके बाद रिड्यूसिंग कंजप्शन ऑफ सोल्ट्स, शुगर्स एंड सैचुरेटेड फैट्स, और सबसे लास्ट में फोर्टिफिकेशन ऑफ स्टेपल्स। क्या होता है कि क्रॉप्स में न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं, तो इससे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की समस्या को एड्रेस किया जा सकता है। तीसरा पिलर है सस्टेनेबल डाइट। इसमें कौन से एक्शंस हैं? लोकल और सीजनल फूड को प्रमोट करना, फूड लॉस या फिर फूड वेस्ट को प्रिवेंट करना, वैल्यू चेन्स में पानी को कंजर्व करना, केमिकल्स का कम से कम इस्तेमाल हो प्रोडक्शन या फिर प्रिजर्वेशन में, ये इंश्योर करना, और सेफर एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग को प्रमोट करना। ये सारी चीज़ें हैं सस्टेनेबल डाइट में। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो ईट राइट एट होम, ईट राइट एट स्कूल, ईट राइट एट कैंपस, इन सब क्षेत्रों में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। और इसके लिए कई सारे सेलिब्रिटीज़ का भी साथ लिया गया है, जैसे विराट कोहली, राजकुमार राव, जूही चावला, साक्षी तंवर। कोलैबोरेशन किया जा रहा है वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा अवेयरनेस फैलाने के लिए, और कई सारे प्रोग्राम्स के साथ भी सिनर्जी इस्टाब्लिश करने की कोशिश हो रही है, जैसे आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, पोषण अभियान, फिट इंडिया इनिशिएटिव। फ़ायदे देखो काफ़ी ज़्यादा होंगे अगर ये इनिशिएटिव हम ठीक से इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, मालन्यूट्रिशन की समस्या है हमारे देश में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं ख़राब डाइट की वजह से, तो उन सब चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है। और यूनाइटेड नेशंस का जब समिट ऑर्गेनाइज होगा 2021 में, फूड सिस्टम समिट, तब भी इस इनिशिएटिव को प्राइज़ मिल सकता है अगर बेहतर इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आर्टिकल था। अब लास्ट में देखो एथिक्स की एक छोटी सी केस स्टडी हम देख लेते हैं। केस स्टडी ये है
पवन एमबीए को परस्यू कर रहा है और आपका रूममेट है, मतलब पवन आपका साथी है, एमबीए को परस्यू कर रहा है, आप भी परस्यू कर रहे हो और आपका रूममेट है प्राइवेट हॉस्पिटल में। उसको जॉब की जरूरत है क्योंकि पवन का जो बैकग्राउंड है फैमिली का वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, गरीब है पवन की फैमिली, और पवन ने एजुकेशनल लोन भी ले रखा है, तो इसलिए पवन को जॉब की आवश्यकता है। बट हुआ क्या, पिछले 2 सेमेस्टर्स में पवन के ग्रेड्स अच्छे नहीं आए क्योंकि पवन बीमार हो गया, और अभी जो सेमेस्टर चल रहा है इसमें पवन को अच्छे मार्क्स लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अदरवाइज तो देखो प्लेसमेंट के लिए जो कट ऑफ क्राइटेरिया है उसे ही पवन पार नहीं कर सकेगा अगर इस सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो ये सिचुएशन है। और हुआ क्या, कुछ दिनों पहले फाइनल सेमेस्टर एग्जाम से पहले पवन आपके पास आया और कुछ पैसे मांगने लगा। पवन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, नर्वस था। पवन ने कहा कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, इस सेमेस्टर में मैं पास नहीं हुआ, तो प्लेसमेंट के लिए मैं नहीं बैठ सकूंगा, मेरी प्लेसमेंट नहीं होगी, जॉब नहीं लगेगी, तो ये सही नहीं होगा। इसलिए बैड हेल्थ, फैमिली स्टेटस, एजुकेशनल लोन, इन सब की रेफरेंस देते हुए पवन आपसे पैसे मांगता है कि भाई मुझे पैसे दे दो ताकि मैं पेपर खरीद सकूं, पेपर खरीद के मैं पास हो जाऊंगा, अच्छे मार्क्स ले आऊंगा और मेरा जो कट ऑफ क्राइटेरिया है प्लेसमेंट के लिए वो पार हो जाएगा और जॉब लग जाएगी। ये बातें पवन आपको बोलता है, पैसे मांगता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्या ऐसी सिचुएशन में सही होगा पवन को पैसे देना? मोरल डायलेमास आपको बताने हैं पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में आपको बताना है रोल और ड्यूटीज क्या होनी चाहिए आपकी एज ए फ्रेंड, और कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। देखो केस स्टडीज में सबसे पहले तो आप फैक्ट्स को निकाल लो, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इस केस स्टडी में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं, फैक्ट्स निकाल लेते हो ना, तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा एस्पेक्ट्स को शामिल कर लेते हो और कुछ भी छूटने की संभावना कम हो जाती है। एग्जामिनर को भी लगता है कि कैंडिडेट जो है सही रास्ते पर है, सारे फैक्ट्स जो हैं कैंडिडेट को पता है। तो देखो ये सारे फैक्ट्स हैं जो लाल रंग में हाईलाइट किए हुए हैं। सबसे पहला फैक्ट, पवन आपका दोस्त है। दूसरा फैक्ट है ये है कि स्टडी का उसे जॉब की आवश्यकता है। तीसरा फैक्ट ये है उसका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी वीक है। और नेक्स्ट फैक्ट ये है उसे अच्छे मार्क्स स्कोर करने की आवश्यकता है प्लेसमेंट क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट फैक्ट ये है वो आपसे पैसे मांगता है पेपर खरीदने के लिए। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। सारे फैक्ट्स रिकॉग्नाइज करने के बाद, लिखने के बाद आप वैल्यूज़ के बारे में लिख सकते हो। इस केस स्टडी में कौन कौन सी वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं। देखो वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं ऑनेस्टी, मतलब पवन ऑनेस्ट नहीं है। इंटीग्रिटी, ये तो साथ साथ जब आप ऑनेस्टी के बारे में लिखो इंटीग्रिटी के बारे में लिख सकते हो। वैसे आपको याद होगा एक एडिटोरियल डिस्कशन में हमने दोनों के बीच में डिफरेंस को काफ़ी डिटेल से समझा था। काफ़ी बार एक लाइन बोली जाती है दोनों के बीच में डिफरेंस को बताने के लिए। अगर ऑनेस्टी ये है गलत काम ना करना, तो इंटीग्रिटी ये है गलत काम करने के बारे में सोचना भी ना। खैर और कौन सी वैल्यूज इन्वॉल्व हैं ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के अलावा? एम्पैथी, आप अपने आप को पवन की जगह पर रखकर देखते हो कि पवन किस सिचुएशन से होकर गुजर रहा है। इसके अलावा मोरल राइटिशियस, मतलब सही रास्ते पे चलना। पवन आपसे पैसे मांग रहा है, आप पैसे दोगे या फिर आप सही रास्ते पे चलोगे कि गलत काम नहीं करोगे। तो मोरल राइटियसनेस भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये सारी वैल्यूज़ बताने के बाद आप स्टेक होल्डर्स के बारे में बता सकते हो। केस स्टडी में स्टेक होल्डर कौन कौन हैं? पवन है, आप हो और पवन की फैमिली भी है। स्टेक होल्डर वैसे टीचर्स भी हैं जो प्लेसमेंट से जुड़े हुए हैं। ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो 3 चीज़ें आपने बता दी, केस स्टडी के फैक्ट्स बता दिए, वैल्यूज़ कौन सी इन्वॉल्व हैं केस स्टडी में वो बता दी, स्टेक होल्डर बता दिए। अब आप मोरल डायलेमा को एड्रेस कीजिए। मोरल डायलेमा क्या है? एक तो देखो मोरल डायलेमा सीधा सीधा है, क्या आप सही रास्ते पे चलोगे जो कि है मोरल राइटिशियसनेस, या फिर आप सोशल ऑब्लिगेशन को फॉलो करोगे। मोरल राइटिशियसनेस का मतलब ये होता है कि मोरली राइट। अब पवन को पैसे देना, पवन इससे पेपर खरीद के, ये तो मोरली राइट नहीं है ना, मोरली रोंग है। तो एक तरफ आपको मोरली राइट होना है, दूसरी तरफ सोशल ऑब्लिगेशन है कि दोस्त की मदद करनी है। तो ये डायलेमा है आपके दिमाग में
कि कौन सा पाथ आप चूज करोगे। दोस्त की मदद करोगे जो कि सोशल ऑब्लिगेशन है, या फिर आप सही मोरली राइट रास्ते पर चलोगे। दूसरा डायलेमा ये है, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ। मतलब दोनों तरफ आप ये तो चाहते हो कि पवन का भला हो जाए, लेकिन आप एंड्स पे फोकस करो या मीन पे। मतलब मेन आप ये चाहते हो कि पवन का भला हो जाए, लेकिन क्या इसके लिए आप मीन्स को इग्नोर करने के लिए तैयार हो? क्या आप इसके लिए गलत रास्ता चूज करने के लिए तैयार हो पवन की हेल्प करने के लिए? तो डायलेमा ये है कि मीन्स को प्रेफरेंस दी जाए या फिर एंड्स को। समझ गए? तो ये मोरल डायलेमास हैं, सोशल ऑब्लिगेशन वर्सेस मोरली राइटियसनेस, और दूसरा एंड वर्सेस मीन्स। और कौन सा मोरल डायलेमा है आप सोच सकते हो? देखो, जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि जो बेस्ट है हम वही डिस्कस कर रहे हैं। मतलब आप अपने हिसाब से इनोवेशन ला सकते हो। बस डिस्कशन करने का मतलब ये है कि एक तो आप टच में रहो एथिक्स के, और दूसरा आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाए। पेपर से 2 महीने पहले आप सोचने लगोगे तो शायद थॉट प्रोसेस आपका अच्छे से नहीं डेवलप होगा। आज आप ये केस स्टडी सुन रहे हो तो आपके माइंड में कई सारे आइडियाज अच्छे आ रहे होंगे, तो आप उनको यूज कर सकते हो। तो ये मोरल डायलेमास आपने बता दिया। उसके बाद आपको बताना है एनालाइज योर रोल एंड ड्यूटीज। आपका रोल क्या है एज ए फ्रेंड? रोल आपका ये है पवन को भरोसा देना, उसको कॉन्फिडेंस देना, क्योंकि वो डर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, उसको मोटिवेट करना, ताकि बेस्ट टैलेंट जो है पवन के अंदर वो निखर के आए, वो अच्छे से पेपर दे सके, और मुश्किल की घड़ियों में पवन का साथ देना। ये सारे आपकी ड्यूटी बनती हैं एज ए फ्रेंड ऑफ पवन। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या सजेस्ट आप करोगे, इसे भी एनालाइज करना है। अब देखो, बहुत सारे स्टेप्स आप ले सकते हो। एक तो यूं हो सकता है, सीधा सीधा आप सोच के देखिए कि आप पवन की हेल्प करोगे। आप पवन को बोलोगे कि भैया जो काम आप करने जा रहे हो ये गलत है, मैं आपकी मदद करता हूं पढ़ाई में और आप पेपर पास कर लोगे, भरोसा रखिए। एक तो ये स्टेप हो सकता है। इसके फायदे क्या होंगे? फायदा ये होगा इसका कि पवन का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। पवन को लगेगा कि हाँ, अगर आप हेल्प करोगे तो एग्ज़ाम निकल जाएगा और गलत रास्ते पर चलने से बचा जा सकेगा। नुकसान ये होगा, हो सकता है कि आपके पढ़ाने के बावजूद पवन पास ना हो सके, फिर कट ऑफ क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगा, जॉब के लिए नहीं बैठ पाएगा। हो सकता है कि आपके पढ़ाने के बावजूद एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म ना कर पाए पवन। तो ये बातें आप लिख सकते हो। दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन ये हो सकता है, टीचर से बात की जाए कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है और पवन के लिए आप थोड़ा क्राइटेरिया है वो कम कर दीजिए। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि पवन गलत काम भी नहीं करेगा, लेकिन क्राइटेरिया को वो सेटिस्फाई भी कर देगा। लेकिन इसका नुकसान है, इसका नुकसान ये है, ऐसे तो देखो सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, वो भी बोलेंगे कि हमारे घर में भी दिक्कत है, तो स्पेशल एक को रियायत नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट एक स्टेप ये हो सकता है, पवन को समझाना, कन्विंस कराना कि ये जो स्टेप आप लेने जा रहे हो ये गलत है। समझाना देखो जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पैसे देने से, मना करने से काम नहीं चलेगा। पवन को समझाना पड़ेगा, कन्विंस कराना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, एनकरेज करना पड़ेगा, तब जाके पवन के दिमाग में ये बात बैठेगी कि जो वो स्टेप लेना जा रहा है वो गलत है। फ़ायदा इसका क्या होगा? फ़ायदा तो देखो सीधा सीधा ये होगा, पवन की आंखें खुल जाएगी, पवन को समझ में आ जाएगा कि शॉर्टकट अपनाने से लाइफ में नुकसान होता है। और नुकसान क्या होगा? नुकसान वही होगा कि हो सकता है पवन जो है फिर एग्ज़ाम में फेल हो जाए। तो अल्टीमेटली लास्ट में आप लिखोगे, देखो लाइफ में अगर शॉर्टकट अपनाए जाते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है फ़ायदा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा नुकसान ही होता है। गांधी जी की जो थ्योरी है, मीन्स जो है वो गलत नहीं हो सकते। मतलब एंड्स हासिल करने के लिए मीन्स आपके गलत नहीं हो सकते। चोरा चोरी की घटना का जो एग्जाम्पल दिया जाता है, मकसद था आज़ादी हासिल करना, लेकिन वायलेंस की सहायता से अगर आज़ादी हासिल की गई तो फिर बाद में फ़ायदा नहीं होगा, इससे नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो पेपर खरीद के अगर शॉर्ट टर्म में पवन सक्सेस हासिल कर भी लेता है तो इससे लॉन्ग टर्म में पवन को नुकसान ज़्यादा होगा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।